गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका कमल फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों अपने आवेश के गुणधर्म चल रहे थे जो कि कल की क्लास में हमने फिनिश कर लिए थे। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आवेशन की विधियाँ। तो आज की क्लास में आवेशन की विधियाँ देख लेते हैं। हाँ, इससे पहले कल कुछ मैंने कमेंट्स देखे थे कि जो द्रव्यमान वेग संबंध वाला समीकरण समझ में नहीं आया कि वेग द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है या द्रव्यमान वेग पर किस प्रकार निर्भर करता है। मैंने आपके लिए यहाँ एक सूत्र लिखा था, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत की जो स्पेशल रिलेटिव थ्योरी जो फिजिक्स है उसमें से एक सूत्र लिखा था मैंने यहाँ। तो उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। जो समाइला नाम की बच्ची है उसका व्हाट्सएप पर भी कमेंट आया, सर वो समझ में नहीं आया, तो उसको दोबारा समझ लो, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको सूत्र क्या दिया था, एम इक्वल एम नॉट अपॉन अंडर में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही तो सूत्र दिया था। पहली बात ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो कि ये कैसे द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखो, यहाँ v क्या है, वस्तु का वेग बताया था मैंने। अगर माना कि v इक्वल सी, v इक्वल क्या हो गया c, किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, मैंने ये तो कहा था किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए, तो जो वस्तु का द्रव्यमान अपने ब्राह्म द्रव्यमान का कई गुना हो जाता है। तो यहाँ कई गुने, तो क्या है, यहाँ देखो इसको बराबर रख के देखो कितना आएगा, यहाँ 1 हो गया, अरे यहाँ मान कितना है, v और c बराबर हो गए तो ये इससे कट गया, तो कितना आया 1 माइनस 1 0 हो गया। और 0 हो गया तो किसी राशि में जब 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा। तो जब v इक्वल c होगा तब m इक्वल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ जो द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान कितना हो रहा है, अनंत हो रहा है। तो कितने गुना हो गया भाई, अनंत ही हो गया। अब एक बात बताओ, किसी वस्तु का अनंत द्रव्यमान संभव है क्या? अनंत द्रव्यमान किसी वस्तु का संभव नहीं है। यदि किसी वस्तु का अनंत द्रव्यमान हो जाए तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित कर लेगी वह वस्तु। यदि उसका द्रव्यमान कितना हो जाए, अनंत हो जाए, तो करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। और जब द्रव्यमान ही अनंत हो गया तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी पिंड हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, हम किसी वस्तु को, मैंने ये भी बात कही थी कि हम किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से नहीं फेंक सकते। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि इस मार्कर पर 5 कूलम आवेश है, उसको मैं प्रकाश के वेग से फेंकता हूँ लेकिन फेंक नहीं सकता, हम इसको प्रकाश का वेग दे नहीं सकते। लेकिन मान लो, तो मैंने ये शब्द कहे थे कि मान लो कि इसको हमने कितना वेग दिया है, प्रकाश का वेग दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब प्रकाश के वेग के बराबर किसी वस्तु का वेग हो जाता है तब वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाता है, अनंत। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम किसी वस्तु को प्रकाश का वेग प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है तो इनफाइनाइट अपने ब्राह्म द्रव्यमान को कई गुना हो गया कि नहीं हो गया, और इससे भी ज़्यादा होगा तो और भी कई गुना होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब वस्तु का द्रव्यमान, जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर किया है तब इनफाइनाइट हो गया। अब प्रकाश के वेग से और ज़्यादा करेंगे तो और बढ़ता जाएगा कि नहीं, कई गुना होता जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि यहाँ अनंत हो रहा है कब, प्रकाश के वेग के बराबर। इसका निष्कर्ष ये है कि हम किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से हम नहीं फेंक सकते। किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं है इस प्रकृति में। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ लेते हैं आवेशन की विधियाँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले। अब बात कर लेते हैं आवेशन की विधियाँ। तो हमें किसी वस्तु को आवेशित करना है। हाँ, जो भी स्टूडेंट है इनकी कोई डाउट हो, या तो हम स्पेशल क्लास रख लेंगे या फिर आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा दूर होने की वजह से यदि मैं आपके कमेंटों पर ध्यान दूंगा तो प्रॉपर रूप से नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ कम मैटर हो पाएगा। आप कमेंट ही देखता रहूँ तो यहाँ मैटर बहुत कम हो पाएगा। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकूँ, बाकी आपके बाद में क्लास होने के बाद में आपके कमेंट देख लेता हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दिया करूँगा। तो ऐसी जिसकी जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट कर दिया करें, क्लास होने के बाद में जब मैं उन कमेंटों को पढ़ूंगा तो नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक क्या है, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ या आवेशित करने की विधियाँ। हमें किसी वस्तु को आवेशित करना है तो किन किन तरीकों से हम आवेशित कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली विधि है जो कई बार मैंने आपको चर्चा की है उसकी, कि घर्षण द्वारा हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। घर्षण द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इसके अलावा हम 2 विधि और पढ़ लेंगे जो कि आपके 12th क्लास में, आपकी 12th में केवल 3 विधियाँ दी हुई हैं जिनके बारे में हम चर्चा
कर लेंगे। तो देखो आवेशन की कितनी विधियां हैं। पहली बात तो आवेशन क्या है, यहाँ शब्द आया आवेशन। तो आवेशन मतलब चार्जिंग, किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करना, आवेश प्रकट करना। आप भी कहोगे सर आवेश को तो हम उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखना आवेश स्थानांतरण द्वारा प्रकट करना कह रहा हूं मैं। हम जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो वहां उत्पन्न नहीं हुआ है, वहां स्थानांतरण द्वारा वहां आवेश प्रकट हुआ है। तो चार्जिंग क्या है, चार्जिंग मतलब आवेशन। तो आवेशन क्या है, किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, आवेशन कहेंगे। अब आवेशन किन किन विधियों द्वारा किया जा सकता है, वो 3 विधियां हैं। वो विधियां कौन कौन सी हैं, देखो नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। पहला मेथड क्या है, घर्षण द्वारा। अब दूसरा मेथड स्पर्श या चालन द्वारा, स्पर्श या आप क्या कह सकते हो, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तीसरी विधि क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये 3 विधियां हैं, इनको आप साथ ही साथ याद करते चलो। तो आवेशन की कितनी विधियां हैं, 3 है, घर्षण द्वारा आवेशन, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ लेते हैं। देखो घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन समझ लेते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें, क्या करें, रगड़ते हैं, तो रगड़ेंगे तो उनके दोनों वस्तुओं के बीच में घर्षण विद्युत उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, घर्षण विद्युत। अब उस घर्षण विद्युत के फलस्वरूप क्या होगा कि वहाँ जो घर्षण विद्युत है आयनन ऊर्जा का कार्य करेगी। तो जिस पदार्थ की आयनन ऊर्जा कम होगी वह पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। तो वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो कैसी होगी, धनावेशित होगी। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो कैसी होगी, धनावेशित। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। तो आवेशन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अरे घर्षण द्वारा जो आवेश प्रकट कर दिया जाए वो क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन है। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ सारणी के रूप में देख लेते हैं क्योंकि यही याद हो जाएंगे फिर। तो यहाँ ले लेते हैं प्लस, यहाँ ले लेते हैं माइनस। तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश आता है, धनावेश। कब, जब उसको रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है। तो यहाँ तो मैं क्या ले लेता हूँ, कांच की छड़, यहाँ रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। अब यहाँ बिल्ली की खाल ले लेते हैं क्योंकि बिल्ली की खाल पर क्या आता है, धनावेश आता है। तो बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, जब किसको रगड़ा जाए, इस पर एवोनाइट की छड़ को, एवोनाइट, या आप क्या कह सकते हो, प्लास्टिक। प्लास्टिक या एवोनाइट को किस पर रगड़ा जाए, बिल्ली की खाल पर। तब बिल्ली की खाल पर क्या उत्पन्न होता है, धनावेश, और एवोनाइट पर क्या उत्पन्न होता है, ऋणावेश, और प्लास्टिक पर भी क्या उत्पन्न होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। अगर हम ऊनी कपड़े पर रगड़ें, ऊनी कपड़ा, क्या रगड़ें, नंबर 1 एम्बर, या तो एम्बर को रगड़ लो, नंबर 2 एवोनाइट, नंबर 3 प्लास्टिक, नंबर 4 रबर। ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या ऑब्लिक कर देता हूँ, प्लास्टिक, यहाँ रबर। इन 4 पदार्थों में से किसी को भी रगड़ लो। यहाँ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एवोनाइट का मतलब रबर से होता है। यहाँ ये 4 पदार्थ हैं, अगर इनको किस पर रगड़ा जाए, ऊनी कपड़े पर। जब इन चारों पदार्थों को ऊनी कपड़े पर रगड़ा जाता है तब ऊनी कपड़ा कैसा होता है, धनावेशित, और ये चारों पदार्थ कैसे हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। अब इस टेबल की सहायता से समझ लो कि इस पक्ष को उस पक्ष को आपस में क्या कर दो,
रगड़ दो, रगड़ दिया। रगड़ने के बाद इस पक्ष पर क्या आता है, धनावेश, इस पक्ष पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। तो ऐसे आप टेबल के रूप में याद कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ कांच की छड़ को अगर रेशम कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है। लैंग्वेज में आप वैसे भी लिख सकते हो, बिल्ली की खाल पर एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक को रगड़ने पर बिल्ली की खाल धनावेशित, एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित होती है। अगर ऊनी कपड़े पर क्या रगड़ा जाए, इन चारों पदार्थों को, एम्बर, प्लास्टिक, रबर और एबोनाइट, इनको रगड़ने पर ऊनी कपड़ा धनावेशित और ये चार पदार्थ कैसे हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। अब नेक्स्ट बात कैसी करेंगे हम, स्पर्श चालन द्वारा आवेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं, स्पर्श चालन द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन समझ में आ गया कि नहीं। लिखना कैसे है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वह धनावेशित और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हो या तीनों लिखते हैं ना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी, स्पर्श चालन द्वारा आवेशन। देखो हम यहाँ से स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक आवेशित गोला है और एक अनावेशित गोला है। एक तो आवेशित, एक अनावेशित, मतलब एक पर आवेश पहले से है और एक पर आवेश नहीं है। तो यहाँ स्पर्श चालन द्वारा शब्द से ही पता चल रहा है हम क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। अब स्पर्श कराने पर आवेश का क्या हो जाएगा, चालन हो जाएगा। एक गोले से दूसरे गोले पर आवेश चला जाएगा। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, स्पर्श या चालन द्वारा। चालन तो हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आवेश एक गोले से कहाँ चला जाएगा, दूसरे गोले पर। किसके द्वारा, स्पर्श के द्वारा। हमने दो गोलों को स्पर्श करा दिया, एक तो आवेशित है एक अनावेशित है। तो आवेशित गोले से आवेश कहाँ चला जाएगा, अनावेशित गोले पर। तो चला जाएगा मतलब चालन हो गया। किसके द्वारा हुआ है, स्पर्श के द्वारा। तो दोनों ही शब्द यूज कर सकते हैं, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। तो देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास एक आवेशित गोला है, हम इसके नीचे कुचालक स्टैंड लेंगे। स्टैंड कैसा होगा, कुचालक। अब कुचालक या विद्युत रोधी कह सकते हो। कुचालक क्यों लेंगे, क्योंकि यदि ये आवेशित है तो आवेश कहाँ चला जाएगा, भूमिगत हो जाएगा। यदि हमने इसको चालक ले लिया तो इसलिए हम कुचालक लेंगे, आवेश कहीं भूमिगत नहीं हो जाए। और इस पर माना कि आप कौन सा चार्ज मान लो, प्लस। इस पर धनावेश है, इस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। अभी हमारे पास एक तो आवेशित गोला है, अब एक दूसरा ले लेते हम अनावेशित गोला। तो अनावेशित गोला और ले लेते हैं। अब उस अनावेशित गोले को हम इससे क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कराएंगे। तो ये तो अनावेशित हो गया, ये आवेशित हो गया। अब इसको हम क्या करा देते हैं, स्पर्श करा देते हैं। इस गोले को और इस गोले को हम क्या करा देते हैं, स्पर्श करा देते हैं। और इस गोले को हमने क्या करा दिया, स्पर्श। अब बताओ स्पर्श कराने पर क्या होगा, आवेश दोनों गोलों पर, आवेश दोनों गोलों पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ आधा आधा कर दो इसका 50-50%। तो आधा आवेश तो इस पर चला गया और आधा आवेश कहाँ आ गया, इस पर आ गया। ये प्रक्रिया समझ में आ गई कि नहीं। क्योंकि हमारे पास एक तो आवेशित गोला था, एक अनावेशित गोला था, जो कि दोनों किस पर रखे थे, कुचालक स्टैंड या विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे थे। अब हमने क्या किया, दोनों गोलों को स्पर्श करा दिया। दोनों गोलों को क्या कराया, स्पर्श करा दिया। अब स्पर्श कराने पर अब दोनों गोले तो चालक हैं, तो आवेश का क्या हो जाएगा, चालन हो जाएगा। तो आवेश 50-50%, अरे दोनों पर बराबर रूप से वितरित हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर लो, अलग कर लो। तो अलग कर लेते हैं हम इसको। एक गोले को तो यहाँ रख देते हैं और दूसरे गोले को भी क्या कर दो, अलग कर दो। तो इस पर 50% आवेश है, तो प्लस दूसरे गोले को यहाँ रख देते हैं हम। यहाँ भी क्या होगा, प्लस। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया है कि पहले ये गोला कैसा था बताओ, ये अनावेशित गोला था कि नहीं था। ये अनावेशित गोला था, वो अनावेशित गोला अब कैसा हो गया देखना।
अनावेशित गोला कैसा हो गया, अब आवेशित हुआ है कि नहीं। अब ये जो आवेशित हुआ है किसके द्वारा हुआ है, किस विधि के द्वारा हुआ है, हमने क्या किया जब आवेशित हुआ, तो ये हुआ है स्पर्श द्वारा। किसके द्वारा, स्पर्श द्वारा। तो ये विधि समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो इसको लिखना कैसे हमें, जब किसी आवेशित वस्तु के, ये कैसी वस्तु है, आवेशित वस्तु है, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में कैसी वस्तु लेके आए, अनावेशित। जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु लेके आते हैं तब अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है, अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं हम, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा ही कंसेप्ट है कि जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, किसमें, मैं संपर्क की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम स्पर्श द्वारा आवेशन पढ़ रहे हैं। संपर्क में जब कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। यह प्रक्रिया स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट विधि की बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसको ठीक से समझना है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन, तो ये तीनों विधियां साथ ही साथ याद होनी चाहिए। प्रेरण द्वारा आवेशन, अब समझ लो। तो इसके हम दो चित्र बना सकते हैं। तो समझ लेते हैं कि हमारे पास दो अनावेशित गोले हैं। दो कैसे गोले हैं, अनावेशित, और वो कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। जैसे ए बी हमारे पास क्या है, एक गोला ए है और एक गोला क्या है, बी। एक कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं और दोनों को संपर्कित करके रख लो। एक गोला ए और एक गोला बी। अब इन दोनों गोलों के किसी एक गोले के समीप, मैं समीप शब्द प्रयोग कर रहा हूं, न कि संपर्क में। समीप लेके जाएंगे, थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे उसको। तो हम इन दोनों अनावेशित गोलों के समीप कोई आवेशित वस्तु लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, कोई आवेशित वस्तु। माना कि हम इसके पास कोई आवेशित छड़ लेके गए, इनके पास क्या लेके गए, कोई आवेशित छड़। तो आवेशित छड़ ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ, समीप लेके जा रहे हैं ना कि संपर्क में। कहाँ लेके जा रहे हैं, समीप। अब इसके समीप क्या ले गए, कोई माना कि धनावेशित छड़ ले जाओ। तो धनावेशित छड़ ले जाने पर यहाँ ये धनावेशित छड़ इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित करेगी। अब आप कहोगे कि इसमें आवेश कहाँ से आ गया, कि ये जो पदार्थ है या ये जो गोला है ये विद्युत रूप से उदासीन है। विद्युत रूप से उदासीन का मतलब इसमें जितनी मात्रा में धनावेश है उतनी मात्रा में ऋणावेश है। धनावेश ऋणावेश का परिमाण कैसा है, समान है और विपरीत प्रकृति के। तो इसका मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों कैसे हैं, समान है। समान है तो फिर ये क्या कहलाएगा, विद्युत रूप से उदासीन, जिसको मैं अनावेशित कह सकता हूँ, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब इस धनावेशित छड़ को लेके गया तो ये धनावेशित छड़ इन दोनों गोलों में उपस्थित ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी और धनावेश को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। ये प्रेरण द्वारा आवेशन होगा। तो यहाँ इधर तो क्या आ जाएगा माइनस, वो इधर क्या आ जाएगा प्लस। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई, इधर क्या आ जाएगा माइनस और उधर क्या आ जाएगा प्लस। किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। तो हमारे पास दो अनावेशित गोले हैं, उन दोनों अनावेशित गोलों के किसी एक गोले के समीप न कि संपर्क में कोई आवेशित छड़ लेके गए। अब माना कि धनावेशित छड़ लेके गए तो यह इन दोनों गोलों में ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी और धनावेश को
प्रतिकर्षित करेगी। अब अनावेशित है तो यहाँ प्रेरण द्वारा, ये दोनों गोले कैसे थे, अनावेशित थे, लेकिन प्रेरण द्वारा इनमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब क्या करते हैं, इन दोनों गोलों को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जब इन दोनों गोलों को, लेकिन अभी छड़ नहीं हटानी है, यहाँ कर लेते हैं। तो छड़ को तो यथावत रखो, गोलों को क्या कर लो, थोड़ा सा अलग अलग, ज़्यादा दूर नहीं करना है, थोड़ा सा हमने इनको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। जब थोड़ा सा अलग किया है तो इधर क्या है, ऋणावेश, वो इधर क्या है, धनावेश। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे कि अब आप कहोगे कि सेपरेट करने पर धनावेश तो वितरित होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा दूरी तक हमने अलग नहीं किया है, थोड़ा सा उसको सेपरेट किया है। जब थोड़ा सा किया है तो अभी भी धनावेश द्वारा धनावेश का क्या होगा, प्रतिकर्षण, ऋणावेश का क्या होगा, आकर्षण। तो ये ध्रुवित रहेंगे, प्लस उधर रहेगा, माइनस इधर रहेगा। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस आवेशित छड़ को हटा लेते हैं। जब इस आवेशित छड़ को हटाएंगे तब ये आवेश परस्पर कैसे हो जाएंगे, ऋणावेश इधर आ जाएगा, धनावेश इधर आ जाएगा। तो हमने आवेशित छड़ को क्या कर लिया, हटा लिया। इनको थोड़ा थोड़ा दूरी रखा है। ये स्टैंड कैसे हैं सब, कुचालक। कारण क्या है, कुचालक कह सकते हो या विद्युत रोधी कह सकते हो, एक ही बात है। तो कारण क्या है, क्योंकि आवेश कहीं भूमिगत नहीं हो जाए। तो अब देखो, अभी ऋणावेश धनावेश में क्या होगा, आकर्षण, क्योंकि हमने छड़ को क्या कर लिया है, हटा लिया। तो इधर तो क्या आ गया, ऋणावेश, इधर क्या आ गया, धनावेश। अब इनको हम ज़्यादा दूर ले गए, जब ज़्यादा दूर लेके जाएंगे तो फिर ऋणावेश संपूर्ण गोले पर वितरित हो जाएगा, धनावेश भी संपूर्ण गोले पर वितरित हो जाएगा। अब इनको दूर दूर कर दो, एक को यहाँ रख दो, एक को यहाँ रख दो। तो इस पर तो धनावेश वितरित हो गया, और इस पर क्या वितरित हो गया, ऋणावेश। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब एक बात बताओ, दोनों गोले कैसे थे पहले, अनावेशित, अब कैसे हो गए, आवेशित। किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है बताओ, वह प्रक्रिया, प्रेरण द्वारा आवेशन वह प्रक्रिया जिसमें किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना, किसी आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु के, ये पहले अनावेशित है या नहीं है, संपर्क में लाए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित कर दिया जाए। धनावेश ने इसमें क्या प्रेरित किया है, विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित किया है। विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन समझ में आ गया कि नहीं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक दूसरा चित्र और बता रहा हूँ, उसको भी आप बना सकते हो, इसे भी बना सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अन्यथा देखो आप यहाँ कि दोनों गोले कैसे थे, अनावेशित, अब कैसे हो गए, आवेशित हो गए। किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लो। इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास कोई अनावेशित गोला है, हमारे पास क्या है, कोई अनावेशित गोला। तो यहाँ एक अनावेशित गोला ले लेते हैं। अब इस अनावेशित गोले के पास हम कोई आवेशित छड़ लेके जाते हैं। क्या लेके जाएंगे, आवेशित छड़। पास लेने की बात कर रहा हूँ मैं, संपर्क में नहीं। तो यहाँ हम इसके पास क्या लेके गए, कोई आवेशित छड़। तो आज की आपकी क्लास कम टाइम की होगी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो बाकी हम रेगुलर क्लास फुल टाइम की लेंगे, तो कोई बात नहीं है। तो आज की कम टाइम की होगी, मैं इसको पढ़ाने के बाद में क्लास ऑफ करूँगा आपकी। तो यहाँ इसकी देखो, किसी अनावेशित गोले के समीप क्या लेके गए हम, आवेशित छड़। क्या लेके गए, आवेशित छड़। माना कि हम धनावेशित छड़ लेके गए। अब धनावेशित छड़ इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित करेगी, अर्थात इस अनावेशित गोले में, ये अनावेशित गोले का मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में उपस्थित हैं।
तो ये इसमें उपस्थित धनावेश ऋणावेश को तो क्या कर देगी, प्रतिकर्षित, ऋणावेश को क्या कर लेगी, आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी। ये इसका ध्रुवण कर देगी। ध्रुवण का मतलब माइनस इधर और प्लस उधर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको भूसंपर्कित कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित। भूसंपर्कित करने का मतलब ये जो धनावेश है वो कहाँ चला जाएगा, भूमि के अंदर। धनावेश तो कहाँ हो गया, भूमिगत हो गया, और ऋणावेश बचा इस पर लेकिन ऋणावेश कब बचेगा, जब यहाँ धनावेश छड़ लगी रहेगी तब। नेक्स्ट स्टेप समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जब हमने इसे छड़ को उठाया नहीं है तो ये धनावेश से छड़ ऋणावेश को तो अपनी ओर आकर्षित करके रखेगी, और धनावेश कहाँ चला जाएगा, भूमि के अंदर, क्योंकि ये हमने भूसंपर्कित तार लगाया है। अब आप कहोगे सर ये ऋणावेश क्यों नहीं गया, ऋणावेश इस धनावेश से छड़ ने आकर्षित करके रखा है, इसलिए वो भूमिगत नहीं हुआ। अब हम भूमिगत जो तार लगाया हमने उसको उठा लेते हैं, और उठाएंगे तो क्या बचेगा इस पर, देखो हमने उठा लिया तो इस पर ऋणावेश बचा। अभी हम छड़ को नहीं उठाएंगे, छड़ लगी रहेगी, धनावेश से छड़ है। अब देखो अभी धनावेश संपूर्ण गोले पर वितरित नहीं हुआ, क्योंकि इसे छड़ ने इसको आकर्षित करके रखा है। हमने तार को उठा दिया तो धनावेश तो कहाँ चला गया है, भूमि के अंदर। अब हम इस छड़ को भी उठा लेते हैं। जब छड़ को उठाएंगे तो आकर्षण बल खत्म, तो ऋणावेश संपूर्ण गोले पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो छड़ को उठाते ही ऋणावेश ही वितरित हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसमें पहले ये गोला कैसा था, अनावेशित, अब कैसा हो गया देखना, आवेशित हुआ है कि नहीं। ये संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आप इस चित्र को बना सकते हो, उस चित्र को जो आपको सरल लगे वो बना देना। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आपकी आवेशन की विधियाँ कंप्लीट हैं। अब नेक्स्ट क्लास बाकी कल होगी, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। गुड बाय बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।